हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बेसिकली क्या होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज? बेसिकली मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा, अब बदले में आपको पैसा तो चाहिए, पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं आज पैसे ना देके बाद में पैसा दूंगा। तो फिर उन दोनों व्यक्ति के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा जिसमें एक अमाउंट मेंशन होगी। कुछ भी बैकग्राउंड नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, सिर्फ अमाउंट मेंशन होगी। और वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें खाली अमाउंट है, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, उसी को हम कह रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब समझते हैं और डिटेल में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। सबसे पहले तो आप समझिए, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पहली बात तो कि इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब कि उस व्यक्ति ने मना तो कर दिया कि मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, 2 महीने 3 महीने या 6 महीने बाद पैसे दूंगा, बट उस सारे पीरियड पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। वो अमाउंट एज इट इज ही आपको दे दिया जाएगा, चाहे 2 महीने लगे या 6 महीने लगे। और दूसरी बात, ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब नॉन नेगोशिएबल का क्या मतलब हो गया? भाई आप इसमें जो है मोल भाव नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये नहीं कि अगर 1 लाख रुपए का अमाउंट लिख दिया है बिल पे तो आप कहें कि 90,000 से काम चला लो, या सामने वाला कहे कि नहीं मुझे 1,05,000 रुपए चाहिए। नहीं, जितना अमाउंट है एग्जैक्टली उतना ही मिलेगा, उतना ही देना है, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। इसलिए हमने कहा ना इसमें कोई नेगोशिएशन हो सकती है और ना ही इसमें कोई इंटरेस्ट जोड़ा जा सकता है। ठीक है। अब हम जैसे बोल रहे हैं कि दो पार्टियों का नाम हम बार बार ले रहे हैं। मान लेते हैं एक सेलर है, इसने कुछ सामान अपना बेचा है बायर को। तो सेलर और बायर। पर जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं अपने, तो यहां ना कोई सेलर है ना कोई बायर है। यहां दूसरे ही नाम आएंगे। क्या नाम आएंगे आइए देखते हैं। पहले तो सेलर को हम कहेंगे ड्रॉयर और बायर को हम कहेंगे ड्रॉई। अब आप भूल जाइए कि कुछ भी किसी ने सामान बेचा था या किसी ने कुछ भी सामान खरीदा था। क्या याद रखना हमें कि इस व्यक्ति को इस व्यक्ति से पैसे लेने हैं किसी भी पुरानी बात के लिए। तो ये जो ड्रॉयर है ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करेगा। क्रिएट BOE, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसने बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करा और ड्रॉई को पकड़ा दिया। उस ड्रॉई को जो है, ड्रॉई ने जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। क्या लिखा है उस पे कि एक सर्टेन अमाउंट आपको मुझे या जिसको भी मैं कहूंगा उसको देना होगा। आप समझिए इसमें एक बात, अभी तक हम सिर्फ दो ही पार्टीज की बात कर रहे थे, ड्रॉयर और ड्रॉई। ड्रॉयर ने ड्रॉई से कहा कि मुझे पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए आप दो मुझे। पर सिर्फ हो सकता है मैं ना लूं, ये पैसा आपको किसी और को देना हो। अब किसको देना होगा ये पैसा आइए देखते हैं। एक नई पार्टी आ जाती है अभी इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में, पेई। अब ये पेई क्या है? इस पेई का कोई लेना देना नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज से। सिंपल सा बिल ऑफ एक्सचेंज का इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था आपस में कि ड्रॉयर को जो है 1 लाख रुपया कुछ भी सर्टेन अमाउंट ड्रॉय से लेना था। पर जैसे ही इसमें ड्रॉयर ने नई शर्त रख दी कि सिर्फ मैं ही नहीं कोई और भी पैसा ले सकता है मुझसे, तो पेई की एंट्री हो गई। अब ड्रॉयर और पेई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट अलग से चल रहा होगा जिसमें जो है ड्रॉयर को पैसे देने होंगे पेई को। ठीक है, पेई ने कुछ हो सकता है कि भाई सामान बेचा हो ड्रॉयर को, या कुछ भी हो सकता है। तो इसने सोचा, ड्रॉयर ने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई ड्रॉई मुझे पैसे देगा, फिर मैं इसको पैसे दूंगा, इससे अच्छा ड्रॉई सीधा ही पेई को पैसे ना दे दे। ये भी बात तो सही है, दो साइकिल घुमाने की जगह सीधा सीधा पैसा मिल गया पेई को। पेई कौन है? वन हु रिसीव्स मनी। वन हु रिसीव्स मनी। अभी तक तो ठीक था। अब ड्रॉई ने सोचा, अच्छा ड्रॉयर जो ऐसे साइकिल शॉर्ट में कर रहा है तो मैं भी क्यों पीछे हटूं। ये भी एक और बंदे को उठा लाया। अब ये बंदा क्या है? एक्सेप्टर। या फिर इसको हम कह सकते हैं पेयर। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है ये आदमी कुछ तो पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है और क्या पे कर रहा है, अब आइए देखते हैं। अब क्या हुआ, ड्रॉई ने कहा कि मुझे भी जो है ना किसी से पैसा लेना था। अब मैं उससे पैसा लूं फिर आगे दूं, इससे बजाय तो अच्छा ये है ना कि पेयर जो है जिसको भी तुम कह रहे हो उसे डायरेक्ट पैसा दे दे। देखिए कितनी सारी साइकिल शॉर्ट हो रही हैं।
पेयर को जो है ड्रॉई को पैसा देना था, ड्रॉई को ड्रॉयर को देना था, और ड्रॉयर को पेई को देना था पैसा। तो इतनी लंबी साइकिल घूमने के बजाय सीधा सीधा पेयर पेई को पैसे क्यों ना दे दे? पर ये सब हो कैसे पा रहा है, इसको भी आप समझते चलिए। इतना भी आसान सिस्टम नहीं है ये। मान लेते हैं हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, और उस पे अगर लिख दिया जाता कि मैं सिर्फ ड्रॉयर को ही पैसे दूंगा, या सिर्फ ड्रॉई ही इसको इसके लिए जिम्मेदार है, ये आगे कोई और पैसे नहीं देगा इसके लिए, तो पंगे में पड़ जाता बिल ऑफ एक्सचेंज। बट ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में खाली ये लिखा है कि जो भी इसका होल्डर होगा, वो जो भी इस बिल ऑफ एक्सचेंज को रखेगा, उसको जो है ये पैसा मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं बात को? इसमें ना ही ड्रॉई का नाम आ रहा है, ना ड्रॉयर का, ना किसी और का। इसलिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरह से चल पा रहा है। अब इसमें कुछ और भी हम समझते हैं बातें। एंडोर्सर और एंडोर्सी, ये लोग कौन हुए? ड्रॉयर को याद कीजिए, ड्रॉयर ने जो है अपना पैसा जब ड्रॉयर को लेना था तो उसने नहीं लिया। उसने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिख दिया कि मेरे जगह पेई को पैसा दे दिया जाए, या उसने जो है ऐसे इम्प्लाइड एक्शन किया कि मेरी जगह पेई को पैसा मिले। तो ड्रॉयर बन जाता है एंडोर्सर, और जिसको इसने एंडोर्स किया है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, वो बन जाएगा एंडोर्सी। ये दो नई टर्म्स आ गई। पार्टी अभी भी चाह रही है, पार्टी कोई ज्यादा नहीं बढ़ी है। एंडोर्सर एंडोर्सी का हमने एक्स्ट्रा महत्व रख दिया है इधर। अब ऐसा क्यों किया है हमने, आइए देखते हैं इसको भी। अब ड्रॉअर ने कहा तो था कि पेई को पैसे दे दो, बट पेई ने बोला कि मुझे भी नहीं चाहिए पैसा, मेरी भी आगे एक साइकिल है उसको दे दो। दूसरा पेई आ गया, पेई टू आ गया है। अब देखिए इधर आप, अब जो पेई है, अब ये पेई एंडोर्सर बन गया और पेई एंडोर्सी बन गया। देखिए अब क्योंकि एंडोर्सर और एंडोर्सी का कंसेप्ट है हमारे पास, इसी वजह से ही हम ना सिर्फ ड्रॉयर और पेई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश कर पाए, बल्कि पेई और पेई सेकंड के बीच में भी, इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम एक लंबी साइकिल भी चला सकते हैं एंडोर्सर और एंडोर्सी के कंसेप्ट से, जिसमें कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरी जगह दूसरे को पैसा दे दो। ठीक है, और इधर भी ऐसे ही किया जा सकता था, पेयर पेयर टू को, पेयर थ्री फोर फाइव तक को इस तरह से कह सकता था कि मेरे बजाय वो पैसे देगा, उसके बजाय वो पैसा देगा, उसके बजाय वो पैसा देगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह से माध्यम हो गया करेंसी की तरह। करेंसी में क्या होता है भाई, पैसा तो आरबीआई को देना है सारा, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, पर सब चले जा रहा है भाई। 2000 का नोट है, कोई 500 का नोट है, सब आपस में सर्कुलेट हो रहे हैं। सबको यकीन है कि जब भी मैं किसी से पैसा मांगने जाऊंगा, जो भी इसका ओनर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो मुझे पैसा दे ही देगा। वो नोट का जो पैसा ओनर है गवर्नमेंट, वो मुझे 2000 रुपए के बराबर की कीमत मुझे इस नोट के बदले देगी ही देगी। इसी तरह ये बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, ये भरोसे पर ही चल रहा है। अगर कोई ये कह दे पेई टू पे या पेई थ्री कि मैं तो जानता ही नहीं कौन है ये पेयर, किससे पैसे लेना मुझे, कौन है ये ड्रॉई, मैं ऐसे नहीं, मैं नहीं मानता, तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज वहीं रुक जाएगा। ये सभी लोग एक आपस में जो है एक ना एक किसी ना किसी तरह लिंक्ड हैं। ये लोग एक दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वैलिड होगा, ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मुझे इसके बदले पैसे मिल जाएंगे, तभी ये पूरी साइकिल चल पा रही है। अब अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, जब भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की जाती है दोस्तों, तो कंट्री लेवल पे बात की जाती नहीं की जाती है इसकी, मतलब कि कंट्री के अंदर जनरली विद इन अ स्टेट और विद इन अ कंट्री जनरली पे बिल ऑफ एक्सचेंज उतना ज्यादा नहीं चलता है, वो कंपेयर टू कि फॉरेन डीलिंग्स में बहुत ज्यादा चलता है, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई मैंने बोला था कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज ये तो सारा भरोसे का काम है, तो फॉरेन में हम किसको जानते हैं, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें? तो कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन हम आगे जाके आपको बताएंगे। आप हमारी क्लास को ध्यान से सुनते रहिए आखिर तक। चलिए, अब हमने समझ लिया पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के होते हैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज। उससे पहले आप पूरी ये साइकिल ड्रॉ कर लीजिए। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे हमने कहा कि कितने तरह के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बहुत सारे तरह के हैं, अलग अलग हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एक तो हो गया फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। एक इनलैंड फॉरेन एक्सचेंज भी होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, देखते हैं। फॉरेन बीओई, और दूसरा हमने क्या बोला, इनलैंड बीओई। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी समझाने लायक तो है नहीं।
फॉरेन बीओई का मतलब भाई जब एक कंट्री का व्यक्ति दूसरे कंट्री के व्यक्ति से कुछ ट्रेडिंग करे, हो सकता है भाई कोई माल भेजा हो या कोई लोन लिया हो या कुछ और जो उसका पेमेंट ड्यू हो रही हो किसी और कारण से, तो ये दो दो लोगों के बीच में जब बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट होता है अलग अलग कंट्री के दो लोगों के बीच में, तो उसे कहा जाता है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। पर जब वही बिल ऑफ एक्सचेंज विद इन अ कंट्री होने लगे, इंडिया के अंदर ही होने लगे, चाहे आंध्र प्रदेश और दिल्ली का कोई व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या विद इन अ स्टेट विद इन दिल्ली जो है दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या दो जो एकदम अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं उन लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक दूसरे के लिए क्रिएट किया है, ये सभी जो है इनलैंड बीओई में आ जाता है। अच्छा एक और बात समझते चलिए, अब हमने कहा कि फॉरेन बीओई और इनलैंड बीओई, ये बात तो ठीक है, आपका डाउट ये रहा हुआ होगा कि भाई फॉरेन में भरोसा कैसे हो सकता है। तो ये बात समझिए कि हम जो है ना गारंटीज वगैरह भी रखते हैं, जब भी फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज की बात होगी तो बैंक गारंटीज साथ में शामिल होती है, क्योंकि कोई भी किसी को नहीं जानता, अगर तो जानते तब तो कोई बात नहीं थी, भरोसा कर सकते थे, बट फॉरेन में कौन किसको जानता है, उतना तो कोई भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए गारंटीज भी रखी जाती हैं साथ में, और वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए ये हो गया हमारा फॉरेन और इनलैंड, साथ में अब और देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय टाइम। ये हो गया था क्लासिफिकेशन बाय प्लेस, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सारा बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू ही किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बाय टाइम। अब टाइम का क्या क्लासिफिकेशन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि भाई कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कह सकता है कि तुम मेरे पास आ जाना और जो भी इसका बेयरर होगा मैं उसको पैसे चुका दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या कही जा सकती है कि भाई 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर जो पैसे ले लो नहीं तो तुम्हारे छुट्टी खत्म, बिल ऑफ एक्सचेंज बेकार। तो यानी कि क्या बात कही हमने, पेमेंट ऑन शोइंग बिल ऑफ एक्सचेंज, टाइम टेकन फॉर पेमेंट। अब इसको भी समझिए, भाई एक तो बात हो गई कि मैंने अभी की अभी आज के आज मुझे माल मिल गया है, अब तुम्हें माल मिल गया होगा मुझे पैसे दो, मैं अभी की अभी, मैं तो नहीं रुकने वाला, ये रहा तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे मैंने कहा ना अभी, पेमेंट जैसे ही मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाया वैसे की वैसे ही मुझे चाहिए अभी के हाथ, अभी हाथ की हाथ। तो उसमें क्या है, ठीक है ये लो, अभी के अभी हमने तुम्हें पैसा पकड़ा दिया। दूसरी बात क्या है कि पार्टी कहेगी कि भाई कोई बात नहीं, जल्दी क्या है, महीने 2 महीने बाद जो है पैसे दे दूंगी, अभी थोड़ा जो है अभी अभी तो माल आया, चेक कर लें जरा कि बेचने की कोशिश कर ले, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर ले मार्केट से, तब दे देंगे हम। अब इसमें दो बातें हैं, समझिए। पेमेंट जो हम कह रहे हैं ना, सबसे दो तरह के इसमें जो है टाइम रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। सबसे पहले तो कि 2 महीने से पहले मैं पेमेंट नहीं दूंगा, जब ये कह दे बायर कि मैंने जो है तुमसे माल तो खरीद लिया बट मैं चेक करूंगा, बेचने की कोशिश करूंगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर तुम्हें 2 महीने बाद पैसा या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद पैसा दूंगा। पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये हो गई कि एक पर्टिकुलर टाइम से पहले पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक और रिस्ट्रिक्शन उल्टी होती है, इसमें बायर ये कह सकता है कि भाई सीधी सी बात है, 3 महीने के अंदर अगर तुमने मुझसे पैसे ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पैसे संभाल के कहाँ रखूंगा, फिर तो तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज भूल जाओ, लैप्स हो जाएगा तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑफकोर्स जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी पेमेंट किसी और थ्रू से होगी, पर ये बिल ऑफ एक्सचेंज 3 ही महीने के लिए वैलिड है, इसकी जो है टाइम वैलिडिटी जो है 3 महीने या 2 महीने ही है, वैलिडिटी अप टू सर्टेन टाइम। अब इसमें एक और बात होती है, भाई इतना भी हार्श रूल नहीं है कि अगर मान लो 3 महीने हो गए तो तुम मुझे पैसे ही नहीं दोगे, ये क्या बात हुई। कोई बात नहीं, 3 महीने हो गए तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज में दिया जाता है, ये बात आप ध्यान रखें, 3 डे ग्रेस पीरियड। एक जनरल एक नॉर्म है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई ऐसा कोई कानून नहीं है, बट एक नॉर्म है कि कोई बात नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज लैप्स हो गया तो 3 दिन तक फिर भी तुम जो मुझसे पैसे ले सकते हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, इतना कोई हार्श रूल नहीं है ये बात, ठीक है। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए, एक हमने कहा प्लेस के, एक दूसरी बात हमने कही टाइम। अब तीसरी बात एक और करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की, क्लासिफिकेशन बाय डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स कहाँ से घुस गए, बिल ऑफ एक्सचेंज तो इंडिपेंडेंट होता था हमेशा से, डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं इसमें, आइए देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज बाय डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि
पेमेंट ऑन शोइंग डॉक्यूमेंट्स, पहली बात, या दूसरी पेमेंट ऑन सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स टू अथॉरिटीज, या कुछ भी नहीं, ये भी तो हो सकता है। पेमेंट टू होल्डर, जिसके पास भी बिल ऑफ एक्सचेंज है मुझसे पैसे ले जाए, मेरे पास कोई उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बात तो हम हमेशा रखेंगे ही। ठीक है, पर इसमें हमने दो बातें अलग से क्या कही, भाई क्या होता है कि भाई ठीक है, माल हमने भेजा और तुमने उसको रिसीव कर लिया, कल को तुम क्या दो माल मुझे मिला ही नहीं था, मैं जो और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं भाई, मतलब मैंने पैसे ले लिए और तुम कह दो कि माल तो मुझे मिला ही नहीं था, दोबारा माल भेजो मुझे। तो इसलिए कह दिया गया है कि भाई तुम्हें माल मिल गया तो अपनी रिसिप्ट ले आओ कि मुझे माल मिल गया है, या ये कह सकते हैं कि मैंने माल दे दिया है, मैं ही था जिसने माल दिया था, कोई और नहीं था व्यक्ति। तो ठीक है भैया, तुमने माल दिया तो ये लो पैसे दे दो। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों करते हैं? क्या हुआ कि भाई मान लीजिए सेलर ने कहा कि मैंने माल भेज दिया है, बायर ने मान लिया और पैसे दे दिए, पर कल को पता चला कि माल तो आया ही नहीं, या माल रास्ते में डूब गया, या माल जो है अथॉरिटीज ने रोक लिया, या फिर कुछ और ही माल भेज दिया जो हमने रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हुई नहीं। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें ना हो, इसलिए कहा जाता है कि भाई तुम जो है, जो तुम्हारा माल अगर मेरे यहाँ पहुंच गया है तो तुम जो उसकी रिसिप्ट वगैरह मिली होगी वो मुझे शो कर दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि भाई ठीक है, माल मैंने भी देख लिया, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, फॉरेन जो डीलिंग्स होती हैं, इनमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो है डीलर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, बीच में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई कि नहीं, ये तो सेलर देखेगा ना, कि उसने जब माल भेजा तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी थी कि नहीं। अपना मान लीजिए कोई गुड्स है, उसका तो गुड्स का जो स्टैंडर्ड है वो उसके पास उसने वो मेंटेन किया कि नहीं। तो बायर कह सकता है कि ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज ले आओ, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बट पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स ये बता दोगे कि ये तुमने अथॉरिटीज में जमा करा दिए हैं। मान लीजिए भाई कोई गुड्स के लिए कुछ अप्रूवल वगैरह लेना हो, तो तुमने वो लिया भी था कि नहीं, कि पता चला कि तो तुमने जो है दूसरे रास्ते से ही घुमा के जो है नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान के रास्ते से मुझे माल भेज दिया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम पहले मुझे सबूत दो कि तुमने जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे अथॉरिटीज को जमा कर दिए हैं, तभी मैं जो है तुम्हें पैसे दूंगा। तो इसलिए हमने कहा कि क्लासिफिकेशन बाय डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स तुमने जो है मुझे, एक तो होता है मुझे दिखाओ, फिर कहा कि चलो मुझे मत दिखाओ पर अथॉरिटीज को तो तुमने जो है सबमिट करवा दिए है ना। तीसरा हो गया कि कोई बात नहीं, जिसके पास भी होगा मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं उसको पैसे दे दूंगा। ठीक है, अब और देखते हैं भाई, ये तो हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। अब पेमेंट की भी बात कर लेते हैं हम, पेमेंट कैसे होती है इसमें। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा पेचीदगी तो है नहीं। क्लासिफिकेशन बाय पेमेंट हमने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताई थी ये बात। क्या बताया था इसमें हमने? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स बियरर या होल्डर, जो भी हम कहना चाहें, इसको तो पैसा भाई हाथ के हाथ ही मिल जाएगा। जो भी बियर, जिसके पास भी मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें कोई कंडीशन ही मेंशन नहीं है, आओ मेरे से पैसा ले जाओ, कहानी खत्म। बट अगर ऐसा ना हो और कुछ और लिखा हो, ऑर्डर बिल हो कोई, अभी ऑर्डर बिल क्या है, इसमें क्या हो कि भाई ड्रॉयर का नाम लिख दिया गया हो। मैंने आपको बताया था ना कि ड्रॉयर का नाम नहीं लिखा हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज पे, इसलिए हम उसको फर्दर ट्रांसफर करे जा रहे हैं, एंडोर्स करे जा रहे हैं बार बार। बट अगर ड्रॉयर का नाम ही लिख दिया गया है और नॉन ट्रांसफरेबल बना दिया गया है किसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो सिर्फ ड्रॉयर को ही पैसा मिलेगा, बियरर वाली कंडीशन उसमें हट गई। अब बियरर को पैसा नहीं मिलेगा, अब सिर्फ जो हमारा जिसने सामान बेचा है, जो सेलर है या जो ड्रॉयर है, सिर्फ उसी को ही पैसा मिलेगा। यही हो गया क्लासिफिकेशन बाय पेमेंट। और थोड़ा सा देख लेते हैं क्लासिफिकेशन इसमें। अब क्लासिफिकेशन बाय अदर काइंड्स, ये सब तो हो गया भाई, हमने टाइम के हिसाब से देख लिया, जगह के हिसाब से देख लिया, डॉक्यूमेंट्स भी देख लिए, फिर हमने जो पेमेंट का भी हिसाब देख लिया। कुछ और भी कंडीशन, उसमें कुछ और भी बातें हो सकती है इसमें। क्या बातें हो सकती हैं, आइए देखते हैं। पहले आप ये सारा नोट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट्स को। अब क्या होगा कि भाई जरूरी नहीं है कि बेरर के पीछे की कहानी हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि कहानी ना हो। मतलब कि अब क्या हो सकता है कि भाई ऑर्डर बीओई,
मतलब कि कोई सेल परचेज हुई है उसके बदले बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, किसी ने माल खरीदा किसी ने बेचा है इसलिए उसके बदले बिल ऑफ एक्सचेंज बना है। या दूसरी बात क्या हो सकती है कि एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि भाई हमें नहीं पता पहले क्या कहानी थी। हो सकता है उसने जो कुछ लोन वोन लिए रखा हो तो उसके बदले में जो है पैसे चुका रहा हो, या कुछ और उसको कहीं फायदा करा दिया हो किसी ने तो उसके बदले, या कोई जो है एजेंट हो तो उसकी जो है एजेंसी का पैसा देना हो। कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब ही नहीं है। हमें तो बस ये पता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसके बदले हमें ये पैसा मिलेगा या ये पैसा हमें कुछ देना है बस। एक और बात भी होती है इसमें, तीसरी चीज भी आ गई, बैंक बिल। अब इसको भी समझते चलिए। जैसे कि मैं बार बार आपसे कह रहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में भरोसा नहीं हो सकता लोगों पे को। अगर भरोसा नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। या तो आप लोग जो एक दूसरे को जानते हो तब तो ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज चल जाएगा कि भाई ये आदमी तो मैं जानता हूँ पैसे दे ही देगा। या कोई बहुत बड़ी कंपनी हो जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या रिलायंस या विप्रो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, आईटीसी, इन सबका तो सब जानते हैं कि ये लोग तो बड़ी कंपनियां हैं, ये धोखा क्यों देंगे, हमें पैसा दे ही देंगी। या फिर दो छोटी अनजान पार्टीज आपस में डील फिर कैसे करेंगी? तो उसके लिए हमें बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो भाई सिंपल सी बात हो गई कि जो है ठीक है, बैंक ने कह दिया कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं पैसा दूंगा, गारंटीड बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। एक और कंडीशन भी हो सकती है इसमें, आइए देखते हैं, बैंक टू बैंक डील। जो हमारा ड्रॉयर था और ड्रॉई थे, उन्होंने कहा कि बजाय कि हम एक दूसरे पे भरोसा करें, हमारे जो बैंक्स हैं उनको ही आपस में डील करने देते हैं ना। ड्रॉई ने कहा कि भाई जो अब आपके पास, आपको जो मैं पैसा दूंगा और आप जो है अपना बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दूसरे बैंक को पकड़ा दो। अब वो कहता है मैं दूसरे बैंक को क्यों पकड़ाऊं? तो वो दूसरा वाला बैंक कहता है कि भाई ड्रॉयर ने मुझे बोला है कि मैं उसके बिहाफ पे आपसे पैसा लूं, इसलिए आप मेरे लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करो। तो दो पार्टी जो अनजान थी वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकती थी, कोई बात नहीं, उन दोनों के बैंक्स तो एक दूसरे पे भरोसा कर सकते थे ना। और यही हुआ, उन दोनों ने बैंक्स ने आपस में डील करी और बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हो गया। तो यही आज हमें समझना था दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।